स्टूडेंट्स। तो लास्ट हमने वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था। तो आज हम नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप सबने सुना होगा, जब 9th क्लास में पढ़ा था वो क्या था कि ये सेल है, तो सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन की बात मैं कर रही हूँ। आउटर मेम्ब्रेन वहाँ पे कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऐसा कुछ पढ़ा था। तो जैसे कि सेल की तो बात ही कर ली थी कि या तो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल हो सकता है या फिर यूकैरियोटिक टाइप का सेल हो सकता है। अगर वो सेल जो भी है प्रोकैरियोटिक है, मतलब बिफोर न्यूक्लियस है, अभी न्यूक्लियस की डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुई है। यूकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियस की डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। बट अगर ऐसा था कि वो जो प्रोकैरियोटिक है उसकी ऑर्गेनेलिस किस बेस पे है, या फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसका एनवेलप किस टाइप का है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बात आ जाती है कि अब इसके एनवेलप की बात करेंगे, मतलब प्रॉपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। जस्ट इतनी सी बात शुरू कर रही हूँ मैं अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर जो कवरिंग है उसका नाम है। अब आउटर कवरिंग में क्या है कि हमने ये सुना होगा इसके बारे में कि ये ना या तो मतलब, अच्छा चलो इसकी छोड़ो, एक बार वैसी बात करें। एक चीज होती है या तो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, या फिर होता है फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल, और या फिर क्या होता है कि इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का क्या मतलब होता है, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल से क्या रख लेना, इम्पॉसिबल होता है ना। जैसे अच्छा, जैसे ये होता है कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब ये क्या हो गया, इसका आउटसाइड का इन्वायरमेंट हो गया, ये क्या हो गया, इसके इनसाइड का इन्वायरमेंट हो गया, यही चीज है। तो अगर मेरे को यहाँ से कुछ अंदर भेजना है या यहाँ से कुछ भी बाहर निकालना है, ऐसी सी चीज ही बात कर रहे हैं कि मतलब या तो कोई चीज यहाँ से एंटर करेगी या फिर कोई चीज यहाँ से एग्जिट करेगी। तो एग्जिट करने के लिए उस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। मतलब अगर ये मेम्ब्रेन उस चीज को अलो ही नहीं करेगी, अलो मतलब कि इस मेम्ब्रेन का अलो करना जरूरी है कि वो कोई चीज को अलो करे कि भाई तू यहाँ से बाहर निकल या भाई तू यहाँ से अंदर एंटर हो, ऐसी वाली चीज। तो अगर कोई भी चीज को वो एंट्री नहीं करने दे रही, किसी भी चीज को अलो नहीं कर रही, चाहे फिर वो एंट्री के लिए है या फिर वो किसी एग्जिट के लिए है, ठीक है, मतलब वो किसी भी चीज को कुछ भी अलो नहीं कर रही, मतलब ना तो कुछ एंट्री से उसको लेना देना है भाई साहब, ना ही किसी एग्जिट से लेना देना है, किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। तो वो कौन सी उसकी प्रॉपर्टी होगी, दैट इज इम्परमिएबल। अगर ऐसा हो कि कुछ भी आने दे रही है, कुछ भी जाने दे रही है, कुछ भी चीज है, तो वो कौन सी होगी, फ्रीली परमिएबल। ऐसा होता है ना कि घर में किसी के घर में ये होता है कि नहीं अभी बाहर नहीं जाना, अभी ये नहीं करना, मतलब प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन टाइप वाली जो चीज है दैट इज इम्परमिएबल। अगर प्रॉपर फ्रीडम है कि आप कभी भी घर से बाहर जा सकते हो, कभी भी अंदर आ सकते हो, कोई वो वाली रिस्ट्रिक्शन वाली चीज नहीं है, वैसे ही सेल जो है कभी भी कोई भी चीज को इंगल्फ कर सकता है, मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है, और कभी किसी भी चीज का वो एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब वो बाहर निकाल सकता है, दैट इज फ्रीली परमिएबल। और अगर ऐसा हो कि सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव में यहाँ पे मैं सेमी वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, मतलब ऐसा हो कि सेमी परमिएबल वाली चीज आ रखी है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है, सेमी या सिलेक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज को अंदर आने दे रही है। जैसे सिलेक्टिव चीजें हैं, सपोज वो सिर्फ सोडियम को आने दे रही है, या सपोज वो सिर्फ वाटर को आने दे रही है, जस्ट सपोज की बात कर रही हूँ कि मतलब पर्टिकुलर किसी चीज को एंटर होने दे रही है, तो वो सिलेक्टिव परमिएबल की बात होती है, ठीक है। तो ये तो थी जस्ट एक इतनी सी बात कि किसको एंटर होने दे रही है, किसको एंटर नहीं होने दे रही। अब बात मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और ये इसकी बाउंड्री, एक तो यहाँ पे इस साइड पे फ्लूइड है और एक यहाँ बाहर वाली साइड पे फ्लूइड है, दोनों साइड पे फ्लूइड है, अंदर वाली साइड पे भी है, बाहर वाली साइड पे भी फ्लूइड है। दोनों वाली साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है, फ्लूइड नजर आ रहा है, और अंदर वाली साइड पे क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। इतनी बात तो सबको पता होगी कि सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म सबने सुना होगा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी सबने सुना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, मतलब मैंने सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसको प्लस कर दिया, और न्यूक्लियस का जो
हमारे पास अंदर ग्रैनुलर मटेरियल है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको भी मैंने प्लस कर दिया, तो वहां पे क्या बन रहा है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है जी, तो ये प्रोटोप्लाज्म इस साइड पे है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर बाउंड्री पे लिपिड्स की बायलेयर होती है। लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजें सुनी होगी। लिपिड्स बायलेयर का क्या मतलब है, मतलब 2 लेयर्स होगी लिपिड की। बायलेयर, 2 लेयर ऑफ लिपिड जो है यहाँ पे अरेंज होगा। ठीक है, वैसे तो जनरली क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लिपिड्स हो जाएंगे, प्रोटीन्स हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं बात यहाँ पे ये कर रही हूँ कि जो लिपिड है यहाँ पे, इस लिपिड में क्या होता है कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स में, 2 लेयर्स में लिपिड जो है वो अरेंज है। वो अरेंज कैसे होता है, देखो ऐसे, कुछ ऐसे कि अंदर वाली साइड पे ये ऐसे लिपिड्स अरेंज हैं, पूरे स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज है हुए। मैं इसको बना लेती हूँ। पूरे स्ट्रक्चर में ये ऐसे इन्वॉल्व है। ठीक है जी, और ऐसे ही सेम बाहर वाली साइड पे भी है, बाहर वाली साइड पे भी सेम, बाहर वाली साइड पे भी सेम ऐसे। ठीक है, ये पूरा ऐसे यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाएंगे, चाहे मैं बना ही दूँ इसको या नहीं भी बनाऊं, आप लोग समझ ही गए हैं मैं क्या करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैं लिपिड्स की बायलेयर को अरेंज कर रही हूँ, मतलब 2 लिपिड्स की, यहाँ पे 2 टाइप्स के लिपिड या फिर लिपिड्स की 2 लेयर्स जो हैं यहाँ पे अरेंज है। ठीक है जी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये सेल की आउटर बाउंड्री पे और इनर बाउंड्री पे यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स की लेयर्स जो है वो अरेंज हो चुकी है। अब अरेंज क्यों हुई है यहाँ पे, अब मैंने ये बनाया इसका लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा। ठीक है, ये आपको शायद नजर आ रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, तो ये देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया, बाहर पे भी अंदर पे भी। अब मैं इसको बोल रही हूँ, ये क्या है, हेड है, और दिस वन इज टेल। ठीक है, अब हेड को मैं क्या बोल रही हूँ, हेड को मैं बोल रही हूँ हाइड्रोफिलिक, हेड को बोल रही हूँ हाइड्रोफिलिक, और टेल को मैं बोल रही हूँ हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये है, टेल को मैंने बोला हाइड्रोफोबिक और हेड को क्या बोला, हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक, इतना भी, हाइड्रो मतलब क्या है यहाँ पे, वाटर, फिलिक यहाँ पे क्या है, लविंग है जो। अब यहाँ पे वाटर, फोबिक, फोबिक होता है जैसे फोबिया हो जाता है किसी चीज का, किसी को कि हाँ ये फोबिया है भाई, इसी चीज से डर लगता है। अब यहाँ पे वाटर हेटिंग यूज कर देती हूँ कि भाई नहीं चाहिए उसको वाटर वाटर। अब लिपिड्स क्या है कि जो अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे भी फ्लूइड है, अंदर वाली साइड पे प्रोटोप्लाज्म वो वैसे ही लिक्विड कंटेंट है, तो इसका जो टेल वाला रीजन होगा वो क्या है, मेम्ब्रेन की साइड पे, बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास है। मतलब क्योंकि मेम्ब्रेन के बिल्कुल पास में क्या होता है, बिल्कुल ड्राई रीजन होता है, और हाइड्रोफोबिक जो है वो उसी एरिया में रह सकता है जहां पे रीजन कैसा होगा, ड्राई होगा। हाइड्रोफिलिक जो है उसको लिक्विड चाहिए होता है, क्योंकि वो लिक्विड क्या है, लविंग है। तो यहाँ पे लिक्विड लविंग के लिए मैंने क्या कर दिया, मतलब लिक्विड लविंग, क्योंकि उसको अंदर वाला एरिया चाहिए या बाहर वाला एरिया चाहिए, बीच वाले एरिया में ड्राई रीजन में कौन रहेगा, टेल रहेगी, क्योंकि वहां पे ड्राई रीजन है, वाटर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वैसे ही रहेंगे जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे यही बनती है कि लिक्विड लविंग अंदर भी है बाहर भी है, तो हेड रीजन अंदर भी रहेगा बाहर भी रहेगा, बट मिडल में नहीं रहेगा। मिडल में क्योंकि ड्राई रीजन है इसलिए वहां पे टेल रहेगी। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, इस रीजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ये मैंने जस्ट इतनी सी बात यहाँ पे करी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज आउटर बाउंड्री पे लिपिड्स की बायलेयर अरेंज होती है। बायलेयर अरेंज है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाले पॉइंट्स हो रखे हैं। ठीक है, अब बात मैं क्या कर रही हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो कोलेस्ट्रॉल की भी हो सकती है, मतलब उस पे कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। अब बात ये थी लिपिड्स की, तो बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, वहां पे क्या हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकता है, वहां पे और क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। बट कोलेस्ट्रॉल का वहां पे काम क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का काम होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा वहां पे, लिक्विड नेचर को मेंटेन करेगा, जो इसकी स्टेबिलिटी को
मेंटेन करेगा, लिक्विड नेचर मेंटेन स्टेबिलिटी। अब उसने लिक्विड नेचर को ऑब्वियसली मेंटेन करना है, क्योंकि अगर लिक्विड नेचर मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक जो हेड थे यहाँ पे वो वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाएंगे, स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसका क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि लिपिड्स यहाँ पे पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो सकेंगे, और अगर यहाँ पे लिपिड स्टेबल नहीं हो सके तो सेल को पूरी तरह से जो शेप प्रोवाइड हो रही थी वो नहीं होगी। तो उसको लिक्विड नेचर को स्टेबिलिटी मेंटेन करवाने के लिए यहाँ पे कौन काम कर रहा होता है? दैट इज कोलेस्ट्रॉल। कौन काम कर रहा है यहाँ पे? कोलेस्ट्रॉल काम कर रहा है। अब होता क्या है, सपोज एक सेकेंड मैं दूसरे पेन से आपको शो करती हूँ। सपोज यहाँ पे किसी प्रोटीन ने एंटर करना है, ठीक है, जैसे कि ये एक प्रोटीन है, कोई भी एक प्रोटीन। अब इस प्रोटीन ने यहाँ से यहाँ अंदर जाना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है, इस प्रोटीन ने यहाँ से यहाँ अंदर जाना है। आपको सबको रेड कलर विजिबल है? मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। तो ये देखो रेड पेन देख लिया है मैंने। देखो अभी रेड पेन से शो कर रही हूँ मैं आपको कि ये प्रोटीन अगर आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है, देखो ध्यान से देखो कि अगर कोई भी प्रोटीन जो है आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है, दैट इज आउटसाइड टू इनसाइड, तो ये जिस मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा, जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, ये मेम्ब्रेन है यहाँ से ये क्रॉस कर रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड गया, दैट इज आउटसाइड ऑफ सेल एंड दैट इज इनसाइड ऑफ सेल। ये जो मेम्ब्रेन जिससे उसने क्रॉस किया एक प्रोटीन ने कि वो आउटसाइड टू इनसाइड को क्रॉस करके चला गया, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन, ठीक है जी, ट्रांस मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन ऐसे गया था कि उसने आउटसाइड टू इनसाइड जाने के लिए एक मेम्ब्रेन को यूज किया, वो वहां पे हो जाएगा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। मैंने सिर्फ इतनी सी बात करी है, लिपिड्स वाली बात आपको आई होप सबको समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने सिर्फ इतनी सी बात करी है यहाँ पे कि अगर कोई भी प्रोटीन जो है वो प्रोटीन क्या कर रहा है? आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड जाने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। जिस मेम्ब्रेन को वो क्रॉस कर रहा है उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज, एक बड़ी सीपरी हो रखा है हाथ, that membrane is known as, that membrane is known as transmembrane, ठीक है। बट अगर मैं उस प्रोटीन की बात करूं, वो प्रोटीन जो आउटसाइड टू इनसाइड का पाथवे ट्रैवल कर रहा था, तो वो कौन हो जाएगा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो जाएगा। ये अलग चीज है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई है। मैंने अभी सिर्फ इतनी बात करी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक आउटसाइड की मेम्ब्रेन है जिसकी तीन प्रॉपर्टी हो सकती हैं कि या तो वो फ्रीली परमिएबल, मतलब कैसे भी अंदर कैसे भी बाहर वो जा सकती है, या फिर ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से किसी भी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करके बैठी हुई है कि भाई ना तो कोई अंदर जा सकता है ना ही कोई बाहर आ सकता है। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही वो परमिएबिलिटी दे रही है, मतलब एक परमिशन दे रही है कि ये सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज़ें ही अंदर जा सकती हैं, ये पर्टिकुलर चीज़ें ही बाहर जा सकती हैं। वो क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल है। फिर मैंने ये बात करी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है यहाँ पे कि किसी भी चीज़ की हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, उसमें प्रोटीन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, लिपिड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बात करी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे लिपिड बाइलेयर अरेंज होती है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड ऐसा दिख रहा है, ऊपर के रीजन को हेड बोलते हैं, नीचे के रीजन को टेल बोलते हैं। हेड मतलब वाटर लविंग, जिसको हम हाइड्रोफिलिक बोल देंगे, टेल वाटर हेटिंग, हाइड्रोफोबिक। तो ये कुछ इस तरह अरेंज होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास टेल होगी, आउटसाइड वाले साइड पे भी और इनसाइड वाले साइड पे भी, मतलब अंदर वाली साइड पे भी कुछ ऐसा दिख रहा है हमें कि टेल जो है वो मेम्ब्रेन के पास है, बाहर वाली साइड पे भी ऐसा ही दिख रहा है कि टेल जो है वो मेम्ब्रेन के पास है। तो उसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि जो मेम्ब्रेन के पास है, मतलब वहां पे कौन सा रीजन है? वहां पे ड्राई रीजन होगा, और जो बाहर वाली साइड पे है हेड रीजन, वहां पे वाटर होगा, इसलिए वो वाटर फिलिक, क्योंकि वो वाटर लविंग है इसलिए वो ऐसे अरेंज है। फिर मैंने बात की कि अगर किसी प्रोटीन ने वहां से एंटर होना है, बाहर से अंदर गया,
अगर ऐसा प्रोटीन जो किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर से अंदर जा रहा है तो उस मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन से वो क्रॉस करके बाहर से अंदर जा रहा था, उस मेम्ब्रेन को ट्रांस मेम्ब्रेन बोल देंगे। और वो प्रोटीन जो ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा था, मतलब वो प्रोटीन जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर से अंदर जा रहा था, उसको क्या बोल दिया? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या बोल दिया? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सीधी सी बात थी। अब इसको एक बार इरेज कर लेती हूँ। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल की। क्या बात कर रही हूँ? फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ये मॉडल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब वही चीज फिर से रिपीट होगी यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके आउटर बाउंड्री पे क्या था? वहाँ पे लिपिड्स की बाइलेयर थी। लिपिड्स की बाइलेयर, वहाँ पे कौन था कि लिपिड्स बाइलेयर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाली बात थी। ये मॉडल जो था 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बात कि सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। उसके बाद क्या बात कर रही हूँ मैं कि जैसे वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे भी प्रोटीन ऐसे होगा और इन साइड वाली पे भी प्रोटीन ऐसे होगा। ठीक है जी, ये बात करी है फिलहाल। तो अब ये जो नेचर होता है एक लिपिड का, लिपिड के दो नेचर है। कौन कौन से नेचर? कि एक तो ये हाइड्रोफोबिकली काम करता है, हाइड्रोफोबिक, और एक ये हाइड्रोफिलिकली काम करता है, हाइड्रोफिलिक, है ना। तो दो नेचर हो गए। इसको क्या बोलते हैं कि लिपिड क्या है? एम्फीपैथिक नेचर शो कर रहा है, ड्यूल नेचर शो कर रहा है, मतलब एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक का क्या मतलब है कि जो लिपिड्स हैं वो दो टाइप की चीजें शो कर रहा है। दो टाइप की चीजें जो शो कर रहा है उसका यही मतलब बन रहा है यहाँ पे कि वो या तो वो हाइड्रोफोबिकली एक्ट कर रहा है या फिर हाइड्रोफिलिकली एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, इतनी सी बात है। फिर उसके बाद बात क्या है यहाँ पे कि ये वाली चीज आपको सबको समझ में आ गई है। अगर जो प्रोटीन क्या है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, सपोज ये वाला सेल था पूरा हमारे पास, अगर कोई प्रोटीन यहाँ पे प्रॉपर अंदर वाली साइड पे पड़ा हुआ है, मतलब एक तो प्रोटीन ये है या फिर एक प्रोटीन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अंदर वाली साइड पे जो होगा उसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे, बाहर वाली साइड पे जो था उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद ये बात आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है वो परमिएबल किसके अकॉर्डिंग आती है? मैंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हर टाइप का न्यूट्रिशन वहाँ पे है ही, मतलब कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, वहाँ पे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, बट सबका अलग अलग जो है वहाँ पे कैरेक्टर शो हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है जी, और वहाँ पे कौन होता है? प्रोटीन्स भी होते हैं, और वहाँ पे कौन होता है? लिपिड्स भी होते हैं, सब कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब बात ये आती है कि हर किसी में क्या प्रोटीन्स और लिपिड की जो रेशो है, मतलब जो परसेंटेज है, क्या वो सेम रहती है या वेराई करती है? ऑब्वियसली बात है वो क्या करती है? वेराई करती है, मतलब डिफरेंट होती है। मतलब अगर मैंने किसी चीज़ को स्टडी करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी? आरबीसी को स्टडी कर लूँगी। जैसे हमने क्या किया था पहले भी, जब सेल के शेप की बात की थी तब भी क्या किया था कि आरबीसी की शेप की बात करनी थी कि बाइकनकेव शेप होती है। बाइकनकेव शेप किसकी वजह से बनी? ड्यू टू स्पेरेडिन नाम के प्रोटीन से, है ना। अगर स्पेरेडिन नाम का प्रोटीन आ जाता है तो बाइकनकेव शेप बन जाती है, अदरवाइज बाइकनकेव शेप जो है वो सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही अब मैं बात कर रही हूँ आरबीसी की। फिर से ये बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसमें अभी तक न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, तो इसकी रेशो को पहचानना थोड़ा इजी है। जैसे कि आरबीसी में प्रोटीन्स का लेवल जो होता है 52% है, कार्बोहाइड्रेट 8% है, लिपिड जो है 40% है। ठीक है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट दैट इज 8%, प्रोटीन्स 50%, लिपिड्स 40%। मैं उल्टा तो नहीं बोल गई, कार्बोहाइड्रेट 8%, प्रोटीन्स 52%, लिपिड्स 40%। ठीक है, ये वाली बात मैंने यहाँ पे करी कि इतना इसका रेशियो प्रेजेंट है, मतलब हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब जैसे कि ये अगर एक
प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब ये एक सेल था, आरबीसी की बात कर रही हूँ, आरबीसी में ये सेल है तो ये इसकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। आउटर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका रेशो तो है ही है, इनका रेशो है डेफिनेटली, इनका रेशो जो है हर सेल में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ आरबीसी का आपको एक एग्जांपल शो कर दिया है कि आरबीसी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स का जो रेशो है वो इस हिसाब से है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ कि मोस्टली जो होता है ये जो लिपिड्स यहाँ पे अरेंज है, मोस्ट ऑफ टाइम जो लिपिड यहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ टाइम जो आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन अटक सकता है वो ये होगा कि यहाँ पे जो लिपिड होता है ये वाला, इसका नाम क्या होता है। अच्छा ये स्टार्ट पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है, जितने भी यूनिक पॉइंट होंगे आज के बाद जो भी हमारी वीडियोस आएंगी, जो भी यूनिक पॉइंट होगा मैं उसको रेड पेन से मार्क करूंगी। तो यहाँ पे लिपिड का नाम मैं मेंशन कर रही हूँ लेसिथिन, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो हमारे पास लिपिड होगा उसका नाम लेसिथिन होगा, या फिर इसके अलावा कौन सा हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं ऐसे तो, या लिक्विड नेचर को ही मेंटेन करना ऐसे तो कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि मोस्टली जो होता है वो कौन है, यहाँ पे लेसिथिन है, ठीक है। तो ये आपके पास लिपिड का नाम हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैम ने जो बताया कि लिपिड्स की बाइलेयर होती है, वो बाइलेयर में लिपिड्स का नाम क्या होता है, लेसिथिन नाम होता है, ठीक है जी, लेसिथिन नाम है उसका। और मोस्टली क्या होता है, लेसिथिन आएगा, बट ग्लाइकोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल ये सब भी शो किया हुआ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि लेसिथिन बोल दिया तो दैट मीन्स पत्थर की लकीर हो गई, भी मैडम ने यही कहा था तो ये या तो मैडम गलत है या किताब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और भी कुछ हो सकता है, इसको मैं एक बार इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं इसकी मूवमेंट शो करती हूँ। हाँ जी देखो, अब अगर आ जाए टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ लिपिड्स। मूवमेंट ऑफ लिपिड्स की मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे एक सेल है, सेल में लिपिड्स अरेंज हैं, ऐसे ऐसे लिपिड्स हर जगह पे अरेंज है, हर जगह पे लिपिड्स अरेंज है, ये बात हमने देख ली कि लिपिड्स की बाइलेयर ऐसे अरेंज है, ठीक है जी। अब लिपिड्स की बाइलेयर ऐसे अरेंज है तो ये मूव कैसे करते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं मैडम। तो अब हम देखते हैं कि मैडम क्या कहना चाह रहे हैं, मैडम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जैसे कि अगर तो ऐसा हो कि ये वाला, अच्छा मैं इस पेन से दिखा देती हूँ, अगर तो ऐसा हो कि ये वाला लिपिड उठ के मतलब यहीं से उठा और यहीं पे वापस चला गया, ये यहीं से उठा और यहीं पे वापस चला गया, यहीं से उठा और यहीं पे वापस चला गया, मतलब वो क्या कर रहा है, सिर्फ रोटेशन कर रहा है और कुछ भी नहीं। लिपिड्स की मूवमेंट या तो सिर्फ रोटेट करेगी कि एक जगह से उठा और उसी जगह पे आके वो वापस बैठ गया, दैट इज रोटेशन, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर एक लिपिड उठा दूसरी जगह पे गया और उसके बाद देखो एक लिपिड गया दूसरी जगह पे गया, उसके बाद क्या हुआ, उसने उसको दे दिया, इधर से नीचे आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो इस चीज को कि इधर से गया इधर से आ गया, इधर से गया इधर से आ गया, या इधर से आ गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, सिर्फ एक ही जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल डिफ्यूजन बोलते हैं। ये हो गई दूसरी टाइप की मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट जो मैं शो कर रही हूँ, तीसरी मूवमेंट क्या है, यहाँ बता देती हूँ कि जैसे ये हेड है, ये टेल है, बीच में कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ से उठ के ये ऐसे गया, यहाँ से उठ के ये ऐसे गया, मतलब लिपिड तो एक ही है, पेयर तो एक ही नजर आ रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में, बट हुआ क्या कि यहाँ से यहाँ और वहां से वहां चला गया। समझ आ रही है आपको बात, कैसे नहीं समझ आ रही, या फिर देखो यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे ये दो लिपिड्स हैं, यहाँ पे हैं और इधर से ये ऐसे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, ये ध्यान से देखो क्या मैं बात कर रही हूँ कि इधर से गया और इधर से वापिस आ गया। अब आपको क्या चीज मैं बताना चाह रही थी यहाँ पे, ये वाली देखो दोनों बातों में फर्क है, इस बात में और इस बात में क्या फर्क है, ये वाला सेम है, यही चीज मैं देखो यहाँ पे दोबारा मतलब करके दिखा रही थी कि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो।
ये वाली जो चीज थी कि एक ही जगह से, मतलब वहीं से ऊपर नीचे हो रहा है ये वाला, और ये क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से दूसरी जगह, मतलब दो साइड पे अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा है। वो तो हमारे पास वही था लेटरल डिफ्यूजन। अगर ऐसा हो कि ऊपर से नीचे वाला चल रहा है उसका, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। ठीक है, मैं तीनों को निकाल के दिखा दिया, जैसे यहाँ पे थर्ड वाला भी निकाल देती हूँ। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको दोबारा बनाया है, ऐसा कुछ नहीं कि इसी की कोई टाइप है। इस दूसरे का नाम ये थर्ड वाला हो गया, ये सेकंड वाला लेटरल डिफ्यूजन, और फर्स्ट वाला भी दोबारा बना देती हूँ। जैसे कि मतलब ये एक लिपिड है, ये इसी जगह से उठ के वापस यहीं पे आ गया, ये लिपिड है इसी जगह से उठ के वापस यहीं पे आ गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। रोटेशन वाली बात सबको समझ आ गई। अगर दो लिपिड्स हों, एक लिपिड से दूसरी लिपिड पे जा रहा है, दूसरे से पहले पे वापस आ रहा है, लेटरल डिफ्यूजन की साइड्स वाले पे काम कर रहा है। लेटरल साइड्स होती है ना, अगर ऐसा हो कि एक लिपिड है अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से नीचे आए नीचे से ऊपर, नहीं। जैसे ये बीच में यहाँ कौन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका मैकेनिज्म कैसा चल रहा है, ऊपर वाला अलग चल रहा है, नीचे वाला अलग, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे गया, दूसरी से पहली पे गया। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, या इसको भी बी मान लूँ, ए मान लूँ, ए साइड से बी पे गया, बी साइड से ए पे आया, इसको लेटरल डिफ्यूजन बोलेंगे। ये दोनों क्या थे, यहाँ पे ए थे, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाले साइड पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट इज फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। और रोटेशन का क्या मतलब है कि एक ही साइड पे, उसी साइड से वो उठा और उसी साइड से वो वापस वहीं पे जाके बैठ गया। तो ये लिपिड्स की मूवमेंट थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब वो उठता होगा, उठ के वो कैसे इधर उधर मूव करता है, मतलब अगर उसने कुछ मूव करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करना है, कुछ भी शो करना है, कोई भी मूवमेंट शो करनी है, कोई भी स्ट्रक्चर शेप मेंटेन करनी है, कुछ भी मूवमेंट करनी है, तो वो 3 टाइप से करेगा। फर्स्ट रोटेशन, सेकंड लेटरल डिफ्यूजन, थर्ड वन फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा, सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर स्ट्रक्चर है। आउटर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यहाँ पे कि उसकी जो आउटर बाउंड्री थी, आउटर बाउंड्री मतलब जो उसको कवर करके रखे हुए थी, आउटर बाउंड्री सेमी परमिएबल हो सकती है, सिलेक्टिव परमिएबल मतलब एक ही बात है, फ्रीली परमिएबल हो सकती है, और या फिर इम्परमिएबल हो सकती है। इतनी सी बात करी। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, आउटर बाउंड्री पे तो होगी, ठीक है, बट वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल किसी चीज की भी बनी हो सकती है। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसको लिक्विड नेचर प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। लिक्विड नेचर की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि जो लिपिड्स है वो एम्फीपैथिकली काम करता है, मतलब ड्यूल नेचर का काम करता है। हाइड्रोफोबिक अलग काम करता है, हाइड्रोफिलिक अलग काम करता है। हाइड्रोफिलिक जो है, वाटर लविंग है, वो सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे रहेगा जहाँ पे लिक्विड नेचर होगा, जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा। और जो हाइड्रोफोबिक है वो ड्राई रीजन पे रहेगा। इतनी सी बात, अपने अपने नोट्स को देखते जाओ और मेरी बात रिपीट मोड पे सारी की सारी सुनते जाओ, ठीक है। इतनी बात करी। उसके बाद हमने ये बात करी कि अगर एक प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है आउटसाइड टू इनसाइड जाने के लिए, तो वो प्रोटीन कौन हुआ, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन। इतनी सी बात पड़ी। उसके बाद हमने क्या बात करी यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ लिपिड्स की। अच्छा, उससे भी पहले क्या करी कि प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है हर सेल में अलग अलग होगा, वेराई करेगा सेल टू सेल, जरूरी नहीं होगा कि वो फिक्स होगा। आरबीसी का एग्जांपल दे दिया कि 52% उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 8% उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, 40% उसमें क्या है, लिपिड्स प्रेजेंट है। मैंने यहाँ शो किया था, उसको ध्यान से देख लेना और नोट भी कर लेना, इस पूरे लेक्चर को नोट्स बना लेना। उसके बाद मैंने आपको मूवमेंट ऑफ लिपिड शो करी। फर्स्ट मूवमेंट कि अगर लिपिड वहीं से उठ के उसी जगह पे बैठ जाए, दैट इज रोटेशन।
सेकंड इज कि अगर एक से उठ के दूसरे पे जाए, दूसरे से पहले पे जाए, लेटरल डिफ्यूजन। थर्ड वन इज कि ऊपर से नीचे आ गया। ये तो था कि एक से, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर है, इसमें और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नीचे अलग काम कर रहा है, ऊपर अलग काम कर रहा है, मतलब नीचे ऊपर की बात नहीं कर रहे, आउटसाइड और इनसाइड मान लेते हैं। ये अंदर वाली साइड अलग काम कर रहा है, आउटसाइड अलग काम कर रहा है, एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनसाइड टू आउटसाइड काम कर रहे हैं। जैसे अगर आपको ये बात यहाँ समझ आई थी, यहाँ रोटेशन हो गई थी, यहाँ लेटरल डिफ्यूजन में कि एक ने इसको दिया, दूसरे ने ऐसे वापस दिया। अगर आपको ये बात समझ आ रही है कि ये लेटरल डिफ्यूजन हो गया, ये रोटेशन हो गई, तो मैं आपको इसमें फ्लिप फ्लॉप दिखा देती हूँ कि यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। वेरी सिंपल, ये हो गया फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या है, लिपिड्स के मूवमेंट को मैंने शो किया। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टॉपिक जो है वो खत्म होता है। इसके बाद हम कल के जो लेक्चर में पढ़ेंगे, कल के जो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम, कि इसकी जो लिपिड्स हैं, इसकी मूवमेंट है, या जो इस प्रोटीन की मैंने बात करी थी कि वो जो प्रोटीन आया था, कौन सा प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, वो तो उसका एक फिनोमिना था कि वो प्रोटीन बाहर से अंदर चला गया। दैट फिनोमिना इज नोन एज की ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, कि अगर ऐसा प्रोटीन कोई एक्ट करता है तो उसको हम ये बोल देते हैं। बट किस किस टाइप से वो काम कर सकता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ।